नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खंड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। और आज आपको पता ही होगा कि 8 मार्च है। 8 मार्च को यानी आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आप लोग को जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? क्या आप लोग को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है? तो आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2014 का प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तीसरा है विश्व आर्थिक मंच और चौथा है विश्व बैंक। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनरावलोकन हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, अब ग्रेजुएटी सीमा 25 लाख के पार। 1 जनवरी से लागू 49.18 लाख केंद्रीय कर्मियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा लाभ। सब्सिडी के साथ एक और वर्ष तक मिलेगा उज्ज्वला सिलेंडर। अब आप लोग को पता ही होगा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो जो भी सरकार सत्ताधार में सरकार है, सत्ता पक्ष में सरकार है, अब वो लोक लुभावन जो लोगों से वादा तो करेगी ही। और आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव से और होली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी में महंगाई भत्ते, आवासीय भत्ते और ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का फैसला किया है। यह फैसला इस वर्ष की जनवरी से मान्य होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने देश के 10 करोड़ से ज़्यादा गरीबों परिवारों की सब्सिडी पर रसोई गैस सिलेंडर की पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि और 1 वर्ष को और बढ़ा दी है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भारतीयों की भर्ती के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। सीबीआई ने देश के 7 शहरों में 13 ठिकानों पर की छापेमारी। दिल्ली, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम से लेकर दुबई तक फैले था रॉकेट। आपको पता ही होगा जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसमें रूस ने अच्छी नौकरी का झांसा देकर भारतीयों को यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ने के लिए रूस में सेना में भर्ती शामिल करने के लिए बड़े रैकेट का सीबीआई ने इसका पर्दाफाश कर दिया है। और ये जो रैकेट था ये 6-7 शहरों में फैला हुआ था। और सीबीआई की प्राथमिक के अनुसार युवाओं को यूट्यूब व अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से बेहतर नौकरी और सैलरी का लालच के साथ रूस बुलाया जाता था। इस नौकरी का झांसा देकर उन्हें बुलाया जाता था। इसके बाद उन्हें जबरन लड़ाकू परीक्षण देकर यूक्रेन के साथ लड़ाई के अग्रिम चौकियों पर भेज दिया जाता था। इसी का पर्दाफाश अभी हाल ही में सीबीआई ने किया है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। जम्मू कश्मीर का विकास 370 हटाने का परिणाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनुच्छेद 370 के कारण यहाँ नहीं लागू होती थी योजनाएं, अब यहाँ देश के लिए शुरू हुई योजनाएं। पीएम ने 6400 करोड़ का विकास योजना का लोकार्पण किया। पीएम ने कहा यह वही नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद ने बलिदान दिया था। अब आपको पता ही होगा कि 5 अगस्त को 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा 35A हटा दी गई है। तब से वहाँ अब आपको पता है विधानसभा भी देखने को मिलेंगे, वहाँ भी चुनाव होंगे। तभी प्रधानमंत्री पहली बार वहाँ गए और 370 धारा हटने के बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो विकास हुआ तो वह प्रदेश खुलकर सांस ले रहा है। अब 370 हटने के कारण जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, सबसे ऊंचा मस्तक और विकास का सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की हमारी प्राथमिकता है। अब देख रहे हैं कि वहाँ नए नए सभी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई के पर्याप्त आधार है, कोर्ट कह रहा है। अब देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्हें ईडी कई बार इन्हें समन भेज चुकी है, लेकिन उसे बार बार ऐसे बोल देते हैं कि इसका कोई
कह देते थे कि इसका कोई मतलब उसे नज़रअंदाज करते थे कि इसका कोई मान नहीं है, ये सब मेरे ऊपर झूठा कैसे लगाया जा रहा है। उसी के मामले में जो कोर्ट है उसने अभी हाल ही में कहा है कि केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई के पर्याप्त आधार प्राप्त हो चुके हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दूसरी बार फिर की थी शिकायत। ईडी की बात करें, यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। 2020 में सीमा पर हुई खूनी सैन्य झड़प के लिए चीन जिम्मेदार। जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं, पड़ोसी देश ने किया था लिखित समझौते का उल्लंघन। भारत और जापान में क्षेत्र में स्थिरता लाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संबंधों को क्रियाशील बनाने की जरूरत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक स्वाभाविक साझेदार है जापान। अब देख रहे हैं कि गुरुवार को उन्होंने जापान के विदेश मंत्री कमिकावा योको के साथ भारत जापान रणनीतिक वार्ता की अध्यक्षता की। इस वार्ता में बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर वीजा प्राप्त करने में सहूलियत देने के समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। जयशंकर ने इस बैठक में कहा कि भारत जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण देश हैं और दोनों इस क्षेत्र में चुनौतियों के मद्देनजर अपना कर्तव्य दायित्वपूर्ण तरीके से निभाने को तैयार भी हैं। दुश्मनी का अभाव रखने वाले को जवाब देने को तैयार। पूर्वी लद्दाख के बाद हिंद महासागर में चीनी की गतिविधियों के बीच राजनाथ का बड़ा बयान। कहा, हमारा पूरा सुरक्षा तंत्र ऊर्जा से भरा हुआ है, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार आज प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर समेत 23 विजेता किए जाएंगे सम्मानित। 20 से अधिक श्रेणियों में पुरस्कार के लिए आए 1.50 लाख नामांकन। अब आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और यह कार्यक्रम आपको बता दें प्रधानमंत्री कार्यालय में बताया गया है कि पुरस्कार देश के सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मक का उपयोग कराने के लिए प्रदान किया जाएगा। और आपको पता है कि किस किस क्षेत्र में अगर दिया जाएगा, तो उसकी बात अगर हम कर लें तो सबसे पहले आपको बता दें यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार, वर्ष का विघ्नहर्ता, वर्ष का सेलिब्रिटी क्रिएटर, हरित चैंपियन पुरस्कार, सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर, सर्वाधिक प्रभावशाली कृषि क्रिएटर्स, वर्ष के सांस्कृतिक राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर्स पुरस्कार समेत 20 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ यात्रा क्रिएटर्स पुरस्कार, स्वच्छता राजदूत पुरस्कार, न्यू इंडियन चैंपियंस पुरस्कार, टेक क्रिएटर्स पुरस्कार, हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड, सर्वाधिक क्रिएटिव क्रिएटर्स, इसमें महिला पुरुष दोनों को, क्रिएटिव और खाद्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर, शिक्षा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर, गेमिंग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर, सर्वश्रेष्ठ माइक्रो क्रिएटर, सर्वश्रेष्ठ नैनो क्रिएटर, सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य एवं फिटनेस क्रिएटर भी इस क्षेत्र में शामिल, जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लेकिन इस बार पहली बार में 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर समेत 23 विजेताओं को शामिल किया गया है। अब यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का आने वाला चुनाव है, तो उसके लिए बहुत सारी नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं और जो जो योजनाएं पहले से लाई गई तो उनकी उपलब्धियों के बारे में अब बताया जा रहा है। नारी शक्ति का हर दल कर रहा है वंदन। मान सम्मान के बदले मां शक्ति ने केंद्र की मोदी सरकार को दी थी मत शक्ति, तो अन्य दलों में भी मची थी होड़। आपको पता ही होगा कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, इसमें आपको पता ही होगा शीतकालीन जो सत्र चल रहा था, उसमें महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया था, जिसमें महिलाओं को लोकसभा राज्यसभा में 33% आरक्षण देने की बात की गई है। महिलाओं को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए इसमें बात कही गई है। तो आप लोग को पता ही होगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अगर हम इसी को इसमें से जोड़ के देखें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1909 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1977 में इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य था पीढ़ीगत समानता अभियान के तहत हर लिंग, आयु, नस्ल, धर्म और देश के लोगों को एक साथ लाया जा सके तथा ऐसे अभियान चलाए जाए ताकि लैंगिक समानता युक्त दुनिया का निर्माण हो सके। इस बार हर देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे यूक्रेन और इटली में एक दूसरे को फूल देकर और चीन में काम की छुट्टी देकर इसे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष यानी 2024 में इसकी थीम इन्वेस्ट
इन वुमेन लेटेस्ट प्रोग्रेस दी है। यह थीम इस बात को रेखांकित करती है कि लैंगिक समानता से जुड़े उपायों के लिए कितना कम फंड दिया जाता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो अगर आप लोग को इसके बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो तो उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चलिए देखते हैं आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। यहाँ आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग को यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल मिल जाएंगे जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पास एक आर्टिकल दिया हुआ है, नया जम्मू कश्मीर। आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर से जब से 370 धारा हटी है 2019 से, तब से उसे नया जम्मू कश्मीर के दृष्टि से देखा जा रहा है। तो अगर आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या संबंध, जैसे पाकिस्तान का मुद्दा हो जाता है कभी कभी जम्मू कश्मीर को लेकर, तो अगर आप लोग को उसमें आप जो अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें आपको कुछ अगर आर्टिकल जोड़ना हो जम्मू कश्मीर से लेकर, तो आप इसे पढ़कर इसे जोड़ सकते हैं। इसे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा में काफ़ी सहायक प्रदान होगा आप लोग के लिए। इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। वैश्विक शांति के लिए भारत का ठोस प्रयास। संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में हाल ही में WTO का 13वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारत ने चीन समर्थित प्रस्तावित विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते के रूप में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के प्रयास को मात दी है। कहा जा सकता है कि इस कदम से भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय प्राप्त की जिससे भारत स्वयं को विश्व के कई अन्य देशों को चीन के आर्थिक चंगुल में आने से बचा सकता है। लिहाजा वैश्विक शांति की दिशा में भारत का प्रयास सार्थक होता दिखाई दे रहा है। कामकाजी महिलाओं ने जीवन बीमा खरीदने में पुरुषों को पछाड़ा। 89% कामकाजी महिलाओं के पास जीवन बीमा पॉलिसी। यह बदलाव उनकी वित्तीय तैयारियों और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। 25 लाख रुपए से अधिक कवरेज वाली हेल्थ पॉलिसी की खरीदने वाली महिलाओं की संख्या चालू वित्त वर्ष 24 की 24% हो गई है। पहली बार जीवन बीमा योजना खरीदने में कामकाजी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया। और आप लोग को पता है 89% कामकाजी महिलाओं के पास जहां जीवन बीमा पॉलिसी है, वहीं 76% कामकाजी पुरुषों के पास है। तो देख रहे हैं महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। भारतीय युद्धपोत ने अदान की खाड़ी में चालक दल के 21 सदस्यों को बचाया। बारबाडोस का ध्वज लगे जहाज पर बुधवार को मिसाइल हमले के बाद लगी थी आग। INS कोलकाता ने की थी मदद। बचाए गए चालकों दल में से एक भारतीय भी शामिल था। स्वीडन बना नाटो का 32वां सदस्य। अब अमेरिका की होगी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। नाटो की अगर हम बात कर लेते हैं, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित सैन्य गठबंधन है, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। वर्तमान में इसके 31 सदस्य राज्य शामिल हैं। अभी हाल ही में 7 मार्च 2024 को स्वीडन इसका नवीनतम सदस्य बन चुका है। और इसका अगर हम लोग 31वें सदस्य की बात करें, 31वां जो मेंबर है फिनलैंड है, जो 2023 में शामिल हुआ था। और 30वां इसका जो मेंबर है वो मैसेडोनिया, जो वर्ष 2020 में शामिल हुआ था। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। क्योंकि जो अभी नवीनतम है तो उसके बारे में तो आप लोग जानते ही रहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में बना है। लेकिन जो इससे पहले बने हैं और इसके जो, जैसे आप लोग को 31वां पता होना चाहिए, 30वां ये जरूर आप लोग को पता होना चाहिए कि नाटो के मेंबर जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि मैसेडोनिया जो 2020 में शामिल हुआ था, और इसके मूल जो सदस्य राज्य हैं वो उसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग और संयुक्त अरब, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलेगा। आप लोग को ये भी आप लोग जानते होंगे कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जो यूक्रेन ने 2020 में अपनी रुचि दिखाई थी नाटो में शामिल होने के लिए, उसमें जो रूस को आपत्ति हुई, उसने उसमें हमला बोल दिया। देख रहे हैं कि जो यूक्रेन और रूस का संघर्ष चला है, इसी
बीच में चल रहा है कि मतलब जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन जो रूस है उसे यूक्रेन में शामिल नहीं होने देना चाहता है। इसी पे लेकर ये युद्ध चल रहा है और लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ आप लोग को स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। धर्मशाला के योद्धा है कुलदीप यादव 92 वर्ष के इतिहास में सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने और यशस्वी भी चमके। देख रहे हैं इंग्लैंड के विरुद्ध 5वां टेस्ट मैच खेला गया था ना धर्मशाला में, उसी की बातें हो रही हैं जिसमें भारत ने जीत हासिल की है। यहाँ आपको जनरल से जुड़ी और परीक्षा के पॉइंट से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोग अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1910 में आज ही के दिन फ्रांस की 1910 में आज ही के दिन फ्रांस की रेमोडो डी लॉरेंज पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। फ्रांस में एरो क्लब में लाइसेंस जारी किया था। रेमोड ने अपनी पहली एकल उड़ान वर्ष 1909 में भरी थी। 36 साल की उम्र में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी रेमोडे। मरीज की गलत ढंग से रीढ़ की हड्डी झुकी तो बज उठेगा अलार्म। अब देख रहे हैं एक नई तकनीकी का और प्रयोग हो चुका है। इसमें देख रहे हैं जो ये जबलपुर में स्थित पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान के प्रोफेसर पुनेश टंडन ने मरीजों की समस्या को खत्म करने के लिए एक उपकरण बनाया है, जिसे पहचानने के बाद मरीजों को बैठने का तरीका गलत होने पर अलार्म बज उठेगा। यह उपकरण का पेटेंट भी मिल चुका है। नई तकनीकी का प्रयोग हो रहा है कि अगर गलत तरीके से रीढ़ की हड्डी झुकी तो उसमें अलार्म बज उठेगा। देख रहे हैं आगे बढ़ा इंडिया। देश की पहली एआई टीचर। अभी हाल ही में आइरिस भारत का पहला एआई शिक्षक लॉन्च किया गया। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और यह केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। इसे बच्चों का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है और इसकी कुछ जो प्रमुख विशेषताएं वो है कि यह घूम भी सकता है और यह बातचीत भी कर सकता है और यह कुछ कठिन सवालों का जवाब भी दे सकता है और यह सवालों का जवाब दे सकता है और साथ ही यह क्लास नर्सरी से 12 तक पढ़ा भी पाएगा। तो यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, पहली एआई शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसके बारे में आप लोग जानते रहिए, आपसे परीक्षा में पूछ भी सकता है कि देश की पहली एआई जो शिक्षक थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आइरिस है। तो इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। वह आप लोग को मूवीज़ जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। भारत 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 देशों का एक संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दुनिया भर में गरीबी कम करना है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।